सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग्स एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों और बच्चों। देखिए, जैसा कि आज का टॉपिक है, हम बात करते हैं कि मेरा विलयन होता है। मैं इस चैप्टर में मैंने एक पीडीएफ में सारे मेरे क्लासेस को मैं इस चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस चैप्टर को रिवीजन करवा रहा हूँ। लगभग 1 घंटे में पूरा मैं आप इस चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं ओनली फॉर बात करूँगा। सारी चीज़ों को मैं एक बार में आपको पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। हम बात करते हैं कि विलयन क्या होता है। देखिए, विलयन चैप्टर का नाम है और विलयन होता क्या है। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। और विलयन की बात करें, इनकी जो परिभाषा क्या होती है। देखिए बच्चों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि विलयन के घटक क्या होते हैं। सबसे पहला विलेय होता है। अब विलेय की जो परिभाषा यहाँ पे परिभाषित क्या कही गई है, विलयन यानी विलयन में जिस घटक की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, चीनी और पानी के मिश्रण में। ठीक है, चीनी जो होता है आपका विलेय होता है और विलायक जो दूसरा घटक होता है जिसमें जो विलेय को घोला जाता है वो होता है विलायक। तो विलयन के जिस घटक में अपेक्षाकृत मात्रा क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। चीनी और पानी के मिश्रण में पानी आपका क्या है, विलायक है। इसके बाद आता है विलयन के प्रकार। ये विलयन के प्रकार आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया गया आपको, तनु विलयन। वह विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षाकृत क्या होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, उसे हम बोलते हैं तनु विलयन। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, संतृप्त विलयन क्या होता है। वह विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अपेक्षाकृत विलायक की मात्रा से कम हो, उसे हम बोलते हैं शांत। शांत मतलब होता है गाढ़ा होता है। और बच्चों बात करते हैं विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हम करेंगे। सबसे पहला हो गया मेरा गैसीय विलयन, दूसरा क्या द्रव विलयन, तीसरा क्या होता है ठोस विलयन। अब यहाँ पे हमने आपको वीडियो में से बता ही दिया हूँ ठोस विलयन क्या होता है। अब इसकी परिभाषा, कोई ठोस द्रव या गैस आणविक आकार में ठोस को नियमित रूप से घोला जा सकता है या घोला जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव विलयन क्या होता है। जब किसी गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था या ठोस अवस्था को द्रव में घोला जाता है, उसे हम बोलते हैं द्रव विलयन। देखिए, गैसीय विलयन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक गैस मिश्रित की जाती है तो उसे हम बोलते हैं गैसीय विलयन। और यहाँ पे समझाया गया है कि विलयन के प्रकार। देखिए, गैसीय विलयन तो विलायक की जो तीनों अवस्था होगी इसमें क्या हो, गैस में होगी, और विलेय एक बार गैस ठोस द्रव में होगा। और यहाँ पे सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में हमने चर्चा की है। हम ये पूरे लेसन का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं सारे लेसन का मैं जिक्र करूँगा। द्रव विलयन क्या होता है, द्रव विलयन में हम बच्चों ध्यान, द्रव द्रव द्रव, और इसमें यानी जो विलायक में द्रव द्रव तीनों में होगा, इसमें ठोस द्रव गैस में होता है। और ऐसे में बात करते हैं ठोस विलयन क्या होता है, यानी सभी इसमें क्या होंगे, ठोस 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 होंगे, और इसमें क्या होंगे, गैस ठोस द्रव होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, इसके देखिए परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन के 100 ग्राम में, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम जल में घुले विलेय की मात्रा में द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। और बात करते हैं हम लोग
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में। किसी विलयन के 100 ml, ठीक 100 ml में घुले विलेय ग्राम की जो मात्रा होती है उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त किया जाता है। और बात करते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। हम लोग आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। आयतन प्रतिशत होता क्या है, यानी विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बट्टे विलयन का आयतन। अब देखिए हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत में। किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में विलेय का जो ml में जो उसका आयतन की सांद्रता को आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त करता है। और बात करते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। विलेय का, यानी हम बोलेंगे विलेय का आयतन गुणे विलयन का आयतन, यानी विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन गुणे 100 कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की मोलरता। हम बात करते हैं कि मोलरता होता क्या है। जैसा कि अगले टॉपिक में आपको मोलरता को बहुत अच्छे से इसमें पढ़ाया गया है कि मोलरता ये होता क्या, बहुत अच्छे से मोलरता को जिक्र किया गया है। ये मोलरता होता क्या है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं मोलरता होता क्या है, ठीक है। यानी किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा मोलरता बराबर होता क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोलों की संख्या निकालने के लिए मैंने कितनी बार बताया भार बटे क्या होता है, और भार मोलों की संख्या निकल जाएगा, उसको स्मॉल w अपान हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बताया गया मोलरता बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे 1000 बट्टे आयतन जो होगा वो ml में हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको मैं सारे सवाल में लगवा दिया हूँ, बस यहाँ पे मैं सवाल सारे आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ये आपका बेटा रिवीजन, हमने रिवीजन का वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें आपको सवाल को कॉपी करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। हम सवाल बताएंगे नहीं, इस सवाल को आपको स्वयं लगाना, जो अगली वीडियो में नहीं लगा पाएगा हम सोल्यूशन आप स्क्रीन शॉट मार के देख सकते हो। मैं सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ बस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। अब देखिए सवाल में आपको जो दिया है W का मान दिया गया 5.85 ग्राम दे दिया गया है। NaCl का निकाल लेंगे तो 58.5 आ जाएगा। आप यहाँ मोलों की संख्या पर निकाला गया 5.85 बट्टे 58.5 भाग देंगे 0.1 आ जाएगा। अब आयतन निकाल लेंगे 200 ml दिया गया, 200 ml को 200 बट्टे 1000 कर दें 0.2 आ जाएगा। अब मोलरता की बात करेंगे, मोलों की संख्या बट्टे विलयन क्या होता है आयतन भाग दे दें 0.5 मोल प्रति लीटर आपका आ जाएगा। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है 15 ग्राम, यानी 15 ग्राम यूरिया, ठीक है, 600 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है, यानी 15 ग्राम, ठीक है। यानी यहाँ पे W का मान कितना है 15 ग्राम दे, यूरिया का निकालेंगे 60 आ जाएगा। अब उसी बिल्कुल 600 ml के साथ चेंज कर लेंगे, चाहे आप इस सूत्र पे भी रख सकते हैं। कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है W अपान M गुणे आपका होता है 1000 बट्टे V मतलब यहाँ पे क्या ml में आपको ये दिया गया है, ठीक है। अब गुणा भाग कर लेंगे आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन की मोलरता की आपको गणना करना है। एक बार क्वेश्चन पुनः सुनिए 50 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। विलयन की मोलरता गणना आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे W का मान दिया गया है आपको 50 ग्राम दिया गया, सल्फ्यूरिक का निकाले 58 होता है। जो ये रट्टा मार है सभी का, ये सब रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, पेपर में आप करते रहेंगे बहुत टाइम लॉस होगा। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे 2.55 1 मोल प्रति लीटर आपका निकल जाएगा। अब हम ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखिए, पोटेशियम क्लोराइड को निकाल लेंगे तो आ जाएगा 35.5 आ जाएगा, 35 नहीं वो 74.5 आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी 25 ग्राम नौसादर को 1 लीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर, यानी हाँ टॉपिक जो आपका है 500 ग्राम HCl को
500 ml जल में घोला गया, 500 ग्राम सेल को 500 जल में घोला गया। ध्यान दीजिएगा तो भाई क्वेश्चन लॉजिक, अब 500 ग्राम क्या बताऊं, घुलेगा ही नहीं। 500 ग्राम HCl को 500 ml जल में घोला गया, ये कभी घुल ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ सवाल है, कॉन्सेप्ट को समझिए बस पे, लेकिन स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, नहीं तो ये फिलहाल ऐसा होगा नहीं, ठीक है, घोला लग जाएगा। यानी 500 नहीं, इसका 0.5 ग्राम होना चाहिए, तब तो एक बार लॉजिक बन सकती है, ठीक है। उसको जो यहाँ पे सवाल दिया 500 नहीं, इसको 500 लीटर दे दो या 500 या 5 लीटर दे दो तो सवाल बन सकता है, 5000 दे दो तभी बन सकता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक ना जाएगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक आप लगा सकते हैं, स्टेटमेंट में जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन दिया गया 40 ग्राम यूरिया को, कल 40 ग्राम यूरिया को 750 ml जल में घोला गया, तो ये विलयन की मोलरता की आपको गणना करना है। इसमें इस टॉपिक बच्चों ध्यान दिया गया है कि 40 ग्राम यानी डब्ल्यू का मान दिया है 40 ग्राम, और यूरिया का जो होता है NH2CO NH2 होता है, इसका निकालेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले पे आप रख लेंगे, जो आप बच्चों फार्मूले को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों बात करते हैं मोलरता क्या होता है, मोलरता की गणना करना है। यहाँ पे विलायक के बताया गया, विलायक के 1000 ग्राम, ठीक, विलायक के 1000 ग्राम 1 लीटर, हम कह सकते हैं वहाँ लीटर नहीं बोलेंगे, विलायक के 1000 ग्राम या 1 kg में घुले मोलों की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे, यानी मोलल, ठीक है, मोललता बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान, किस में हो जाएगा, kg में हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारा होता है मोललता भार बटे अनुभार, यहाँ पर कर 1000 बटे क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान किस होगा, ग्राम में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखा है आपको W/M गुणे 1000 बटे जो आपका कैपिटल W है वो ग्राम में होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर कर दिया। इस पे देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया 14.625 ग्राम, यानी 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। अब कह रहा है सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, तो विलयन की मोललता की गणना करना है, ठीक है। सवाल बताएंगे नहीं, अगली वीडियो में सवाल को बताया हूँ, आप लोग अच्छे से देखते रहिए। हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट देकर इस वैल्यू को देख लीजिए, बाकी सवाल पर रख देंगे, आपका सवाल पूरा सॉल्व, आंसर आएगा 1, ठीक है, मोललता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन की मोललता की गणना करना। सेम वही सवाल आपको जो हमने नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, सेम वही सवाल है, लगा लेंगे तो आपको आंसर 0.4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के सिरप के, कह रहा है चीनी के सिरप के, ठीक है, 24.2 ग्राम में कह रहा है कि 3.42 ग्राम चीनी है, और चीनी के सिरप की मोललता की गणना करना है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो बाद में बताते रहिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको दोबारा करवा देंगे, ठीक है। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम ml में विलय किया गया, तो विलयन की मोललता की गणना करना है। बिल्कुल सेम सवाल, W का मान दे दिया गया है आपको 10 ग्राम, M का मान लो आपको पता है 40 हो जाएगा। अब सीधा सवाल रखो, यहाँ पे सवाल रखो और आंसर को ले जाओ, ठीक है। बच्चों ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए, आप भी आप रिविजन करते रहिए, ठीक है। हम बात करते हैं आपकी नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता जो होता है सिंपल चीज़ है, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता की क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए आठवें में बात करता हूँ कि किसी विलयन के 1 ml में घुले जो पदार्थ यानी मिलीग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है वो नॉर्मलता कहलाती है। देखिए नॉर्मलता बराबर जो होता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टे जो होता है, विलय के ग्राम तुल्यांक बट्टे क्या होता है, विलयन का आयतन किस में होता है, लीटर में होता है। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल N बराबर होता है W/V होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल बनता है भाई, मोल प्रभाज पे बच्चों ध्यान देते रहिए। मोल प्रभाज पे पूरी अच्छी तरह से न्यूमेरिकल बनता है। माना कि विलयन में N मोल विलय और कह रहा है A जो कैपिटल A कॉमा कैपिटल N जो के क्या है, विलायक है। इसी प्रकार हम B को जब ले लेंगे, विलयन के लिए मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल n। तो मोल प्रभाज निकल घटक के मोल बट्टे क्या
यानी जो मोल प्रभाव निकालेंगे घटक के मोल बट्टे बिलियन में कुल मोल। तो यहाँ पे घटक के मोल स्मॉल एन कर लिया, बिलियन के कुल मोल कैपिटल प्लस क्या कर लिया, स्मॉल एन कर लिया। तो मोल ए का मोल प्रभाव निकाल लेंगे तो स्मॉल एन अपॉन बट्टे हो जाएगा कैपिटल प्लस स्मॉल एन। तो इसी प्रकार बी का भी सेम हो जाएगा, सेम प्रोसेस बी का हो जाएगा, कैपिटल एन बट्टे कैपिटल प्लस स्मॉल एन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मोल प्रभाव ए तथा बी को संयुक्त करने में इनका जो जोड़ देंगे तो सबका संयुक्त करने पे क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कट पिट के क्या हो जाएगा 1, हर देखो सिंपल से हर दोनों समान है, अंश जुड़ जाएगा। तो कैपिटल प्लस स्मॉल एन और फिर नीचे क्या है, एक ही बार कैपिटल प्लस स्मॉल कट के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वही ये आप बता रहे हैं कि बिलियन के घटक का मोल प्रभाव योग 1 बराबर, दोनों का योग जोड़ेंगे 1 के बराबर हो जाए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मलता क्या होता है बच्चों, बात करते हैं फार्मलता क्या होता है। बिले का क्या होता है, बिले का द्रव्यमान बट्टे होता है जो बिलियन का क्या होता है, शुद्ध द्रव्यमान होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं बिलियन के, यानी बात करते हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, मैं इनकी बात करता हूँ। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल, किसी अवाष्पशील बिलियन के वे भौतिक गुण जो उस बिलियन में उपस्थित बिले के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। हम बात करते हैं जैसे इनका उदाहरण क्या हो जाए, प्रासर दाब का में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो जाए, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन। ये सारे जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल में बताए जा रहे हैं, आप ये सारे टॉपिक आपको लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। प्रासर दाब क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाए जाए, बिल्कुल परेशान न रहिए। ठीक है बच्चों, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स को जो बनाइए, अगर जो भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। देखिए विसरण क्या होता है, किसी बिलियन को पता है, किसी बिलियन को ठीक है विलायक में घोलने पर बिले के कणों की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो होता है स्वतः गति करता है, अनंत समांगी में बना लेता, हम लोग उसे बोलते हैं विसरण। और प्रासरण देखिए क्या होता है, बिल्कुल आरामदायी। प्रासरण क्या होता है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरण बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है। देखिए प्रासरण और विसरण में यहाँ पे अंतर क्या है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले जो विसरण होता है, ध्यान दीजिएगा, बिले के अणु कह रहा है कि बिले के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब इसमें देखिए प्रासरण में क्या है, विलायक के अणु का कम सांद्रता से विलयन की अधिक सांद्रता की ओर क्या होता है, प्रभाव होता है। सेम उल्टा होता है, आप लोग जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जो ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, जो विसरण होता है, कह रहा है कि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रासरण क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना क्या अति आवश्यक है। देखिए विसरण में विलय के अणु की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, ठीक है, तथा विलायक में अणुओं की गति अधिक कह रहा है गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। लेकिन देखो प्रासरण में विलायक के ठीक अणु दोनों की ओर क्या कर प्रवाहित होकर के प्रासरण का कुल प्रवाह एक ओर ही दर्शाते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जो न्यूमेरिकल दिया गया है, जल की मोलरता की गणना कीजिए, जल का घनत्व इतना दिया गया है और इतना आपको दिया था। अब सिंपल सा है, देखिए जल का अणुभार निकालेंगे 18 हो जाएगा और उसका घनत्व तो आपको दिया गया 1 दिया गया, इसको ये लीटर निकालेंगे 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे डी देखिए फॉर्मूला सिंपल सा, डी बराबर होता है कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी कर लो, यहाँ से पुट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आ गया 55.6 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 700 ग्राम जल में विलय किया गया तो विलयन की मोलरता की गणना करना है। सिंपल सा टॉपिक है, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू का मान जो दिया 10 दिया गया, कैपिटल डब्ल्यू का मान 700 ग्राम दिया, एम का मान दिया गया कास्टिक सोडा का दिया गया 40 जो कि निकाला गया है, कोई रट्टा मान नहीं सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा बस। अभी जो एम की जो वैल्यू दे दी गई है, एम बराबर दिया गया है
W/M/W दिया गया, यहाँ से निकाल लेंगे, सारे सवाल जब निकाल लेंगे तो आपको आ जाए 0.357 मोल आ जाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया 450 ग्राम जल में एसीटोन के 508 ग्राम घोले गए तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाव की गणना करना है। अब यहाँ पे जब गणना कर लेंगे और जो आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक की बच्चों बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप धैर्यता से बना रहिए, क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया जाएगा और आपको पर डे वीडियो मिलेंगे। देखिए बच्चों, प्रासरण क्या होता है? प्रासरण दाब प्रासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली से क्या करता है, पृथक करने में उत्पन्न होता है, उसमें प्रासरण दाब कहते हैं। ये फिगर बना जो कि मैंने आपको वीडियो में इसको समझाया है। देखिए प्रासरण दाब के नियम क्या है, ये प्रासरण दाब के नियम क्या हैं, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। वान हाफ ने विलयन के प्रासरण दाब हेतु कह रहा है कि वान हाफ ने विलयन के प्रासरण दाब हेतु निम्नलिखित नियम को प्रभावित किए, जिनको आपको यहाँ पे जिक्र किए गए हैं। ठीक है, और वो नोबेल पुरस्कार सम्मानित भी हैं। देखिए, हाँ, वान हाफ का नियम सबसे पहले कह रहा है कि वान हाफ का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर, ये बता रहा है कि इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब पी विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, विलयन C के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर, यानी P प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समानुपाती C हो गया। ठीक है, मोल प्रभाव के बराबर होता है तो विलय के मोलों संख्या विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, K/C, के आपका एक नियतांक तभी बराबर होगा। ठीक है, यदि विलय का 1 मोल लीटर में होगा तो हो जाएगा P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/B हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे PV बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि ये समीकरण बन गया। अब चार्ल्स वान हाफ का नियम क्या है, इसको मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ल्स वान हाफ का नियम क्या दिया बताया गया, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P और विलयन के परमताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, P बराबर K/2 हो जाएगा T। K क्या है, एक नियतांक है, एक फिक्स वैल्यू दिया गया K। और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं वान हाफ विलयन समीकरण क्या होता है। उपरोक्त नियम के आधार पर वान हाफ ने एक गैसीय समीकरण भली बात यानी विलयन का व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए विलयन समीकरण को निगमन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं वाइल वान हाफ का नियम क्या है, सेम नियम P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा C, चार्ल्स वान हाफ का नियम P समानुपाती T हो जाएगा। देखिए पहला क्या, स्थिर ताप पर है तो स्थिर सांद्रता पे है, सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण जो आपका बनेगा यहाँ से पहले और दूसरे समीकरण जो मिला देंगे P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा T/C हो जाएगा। अब जब इसको बराबर करेंगे तो कांस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या मिला, S मिल गया, जो कि फिक्स वैल्यू S के जो मान होता है N/, क्या होता है, V होता है। अब यहाँ पे हम लोग रख देंगे P बराबर N/V इंटू S/T कर लेंगे, करना PV और क्या हो जाएगा, पुट कर ले NRT होता है, जो कि आपको यहाँ पे पहला सवाल आपको इससे बता रहा हूँ जो दिया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम, यानी बताया गया 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ का 1 लीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का प्रासरण दाब 1.18 वायुमंडल यानी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब सिंपल हम पहले टॉपिक की बात करते हैं। T बराबर दिया गया है 10 + 273 जोड़ देंगे तो 283 केल्विन में निकल आएगा। अब यहाँ पे जो स्मॉल w की वैल्यू दिया है आपको 10 ग्राम। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, P इक्वल टू दिया गया 1.18 वायुमंडल दिया गया है और V की वैल्यू दिया गया 1 लीटर। तो यहाँ से आप प्रूव कर लेंगे बच्चों, R इक्वल टू आ जाएगा 2.821, आपकी वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं P बराबर होता है NRT होता है, जो कि बच्चों PV इक्वल टू दिया गया है W/M/RT होता है। अब ठीक है, अब यहाँ से
सवाल सारी वैल्यू रख देंगे तो आपके आंसर पुट हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन 2 27 ग्राम पर अब कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम यूरिया को NH2CO बिलियन का प्रासर दाब आपको ज्ञात करना। T = आपको दिया गया 273 में 373 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू जो पुट हो जाएगी 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो आपको बताया किसी पदार्थ के 100 ml बिलियन में 4.5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है और 20 डिग्री सेल्सियस पर बिलियन का प्रासर दाब 3.2 वायुमंडल है। यदि पदार्थ का अणुभार आपको दिया गया 342 हो तो आर की वैल्यू की गणना करना है। सेम, कोई दिक्कत नहीं, सेम पे रखो। टी आपको दे ही दिया गया है, अब यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू दे ही दिया, पी दे दिया गया है, वी आपको पता है, आर की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से सवाल बना लो, आर बराबर हो जाए पी वी। ठीक है, पी वी क्या हो गया, पी वी एन डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पुट कर लेंगे, जो पुट करने पर आंसर आपको मिल जाएगा 0.083। ठीक है, लीटर वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है, एक कार्बनिक पदार्थ के कर एक कार्बनिक पदार्थ का 18 ग्राम को 1 लीटर में घोलने पर जो प्राप्त विलयन कर रहा है कि 293 केल्विन पर प्रासर दाब बताया गया 2.414 × 10⁵ ठीक, नॉर्मलता मोल स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो सारी कोई दिक्कत नहीं, उसी से रख देंगे तो एम की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार्बनिक पदार्थ के 40 ग्राम को घोलने पर यानी घोलकर बनाए गए 600 ml बिलियन का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रासर दाब दिया गया 8.2 वायुमंडल है। यदि एस का मान इतना दिया गया है तो आपको जो पुट करना है पदार्थ का अणुभार यानी एम का वैल्यू आपको पुनः निकालना है। अब सवाल देख लो, सोल्यूशन देखते रहो, आप लोग लगाते रहिएगा, सारी वैल्यू आपको दी गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए बताइएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या 24 डिग्री सेल्सियस पर गन्ने का शक्कर बताए, गन्ने की शक्कर के लिए बता रहा है कि बिलियन का प्रासर दाब 2.5 वायुमंडल है। तो इसी में क्या कह रहा है कि बिलियन का सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो सी की वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व किया गया तो 0.1025 आपका निकला है। अब बात करते हैं 1/2 बिलियन समीकरण की सीमाएं क्या होता है। 1/2 बिलियन की समीकरण सीमाएं क्या, 1/2 बिलियन के नियम का केवल आवासीय यौगिक पर ही लागू होता है। दूसरा बताया गया वाष्पशील पदार्थ के, ठीक है, वाष्पशील पदार्थ के विलयन के लिए 1/2 समीकरण का नियम पालन नहीं करता है। ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है, हम बात करते हैं कि समपराशरी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो समान ताप पर समान पराशर दाब रखते हैं उसे समपराशरी विलयन कहते हैं, उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। T1 बराबर T2, P1 बराबर P2। अब हम बात करते हैं कि अतिपराशरी विलयन क्या होता है, समान ताप पर 2 विलयन में अधिक पराशर दाब रखने वाला विलयन क्या होता है, अतिपराशरी कहलाता है। हम बात करते हैं अल्पपराशरी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे समान ताप पर दोनों विलयन में कम पराशर दाब रखने वाला जो विलयन होता है वो अल्पपराशरी होता है। ठीक, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है। यहाँ पे अब देखिए जो आपको उपयोग बताया जा रहा है 1/2 समीकरण के उपयोग क्या है। 1/2 समीकरण उपयोग पहला बताया अवाष्पशील यौगिक के विलयन के पराशर दाब की गणना करना, पहला हो गया। दूसरा हो गया पराशर दाब ज्ञात करने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभारों की गणना करना। ठीक है, तो वही पी वी बराबर NRT, पी वी बराबर W/M/RT होता है, R बराबर S हो जाएगा। ठीक, जो प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या होता है। किसी भी विलयन में विलय की मात्रा अधिक उसकी विलयता से कम होती है, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए दूसरा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी ताप पर बताया गया, किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलय हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी जल में घुलकर विलयन को हिलाते रहने पर धीरे धीरे चीनी का
पानी जो होता है घुल जाता है। चीनी का जल में पानी मतलब चीनी पानी में क्या होती है, घुल जाती है। अंत में चीनी घुलना रुक जाती है। ठीक है, चीनी विलयन के नीचे तले में बैठने लगती है। इसी प्रकार प्राप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त होता है। हम अब टॉपिक की बात करते हैं कि हाँ, हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर किसी विलयन के इकाई द्रव्यमान में जो गैसों की जो क्या होती है, जो दाब होता है वो समानुपाती होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी पी अपॉन टी स्थिरांक हो गया। ठीक है, हम टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है इसको सब कुछ देख लो। पी क्या है, दाब है। के क्या, नियतांक। एच क्या, घुली हुई गैस है। एक्स क्या, मोलों की संख्या है। ये आपको पहला क्वेश्चन देखते रहिए, पहला क्वेश्चन, और इसको आप नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन लगाते रहिए बच्चों। जो भी दिक्कत हो, डाउट, आप उसको पूछते रहिएगा। बच्चों इस न्यूमेरिकल को लगा लीजिएगा। आगे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। जो पहला नियम है, गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलायक में गैसों की आणविक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। हेनरी के नियम के उपयोग, इनके नियम का हम आपको उपयोग पढ़ा रहा हूँ। मृदु पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है। गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले के शोषण के मिश्रण में O2 के स्थान हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस ऊपर आने पर सिरदर्द का प्रभाव कम हो सके। और फेफड़े में रक्त में O2/CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन स्थित विलेय की मात्रा के मोल प्रभाव से क्या होता बराबर होता है। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जहाँ पे जो आपको दिया गया P0 क्या है, विलायक के वाष्प दाब है। PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। स्मॉल एन क्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। कैपिटल क्या, विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। यह विलयन तन विलयन पर ही लागू होता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब बताया गया राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता जो विलायक में आपस में अपक्रिया कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं। राउल्ट का नियम उन विलेय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है जो विलायक में क्या है, वियोजन दिखाते हैं। राउल्ट के नियम की गणना हेतु व्यंजक समीकरण, जो यहाँ जब समीकरण सॉल्व कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा, जो दिया गया है आपको PS अपॉन P0 P0 माइनस PS इक्वल टू स्मॉल एन बट्टे क्या हो जाए कैपिटल एन। ठीक है, अब यह जो समीकरण तन और सान दोनों विलयन पर लागू होता है। अब पानी का वाष्प दाब आपको दिया गया है 25% कम होने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा कि विलयन की मोलता की गणना करना है। सब कुछ है, आपको सवाल लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए शुद्ध बेंजीन का बता रहा है। शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब दिया गया 640 mmHg 2.17 ग्राम। आभासी विलय को कह रहा है कि 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg हो जाता है। तो विलय कह रहा है ठोस का अणुभार आपको ज्ञात करना है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत लगा लीजिएगा। अगली वीडियो में लगाया गया, बस सवाल आप पढ़ते, मैं सवाल पढ़ूंगा, बाकी सलूशन आपको देना है। एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है 20 mmHg है। तो किसी ताप पर एक विलयन का वाष्प दाब 2 ग्राम आणविक ठोस 78 ग्राम बेंजीन में
उपस्थित है तो 195 mg आता है तो विलेय ठोस का भार ज्ञात करना है। पी नॉट बराबर इतना दिया गया, डब्ल्यू इतना दिया गया, W इतना दिया गया, पी एस इतना, M आपको निकालना है। अब यहाँ पे रख देंगे तो आपका सारा सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है? जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों पर राउल के नियम का पालन नहीं करता है, यानी राउल के नियम का पालन करता है, हम उसे बोलते हैं आदर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है? ताप और दाब की सभी परिस्थितियों पर जो राउल के नियम का जो पालन नहीं करता है, हम उसे बोलते हैं अनादर्श विलयन कहते हैं। उसको हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, देखिए क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में जो हमारी बढ़ोतरी होगी हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। कह रहा है कि किसी शुद्ध विलायक के अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक में क्या होती है? क्वथनांक बढ़ जाता है। और किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न जो इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन यानी विलायक उन्नयन कहा जाता है। हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में समान डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है। ठीक है। अब डेल्टा टीबी बराबर क्या? डेल्टा केबी डब्लू अपान एम इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू। अब यहाँ पे देखिए सबसे बताया गया डेल्टा टीबी क्या? क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा केबी का मोलर उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा, कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा, एम क्या? विलायक का अणुभार है। अब यहाँ पे आणविक व उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? के इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बट्टे हो जाएगा कैपिटल डब्लू इंटू एम हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा टीबी क्वथनांक तो उन्नयन हो गया, के क्या हो गया? आणविक उन्नयन स्थिरांक हो गया, डब्लू क्या? विलेय की मात्रा हो गया, विलायक की मात्रा हो गया, और विलेय का क्या हो गया? अणुभार हो गया। ठीक है। अब यहाँ से बच्चों इस सवाल को देख लीजिए बस। अब लगा ली 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो 0.34 डिग्री सेल्सियस की क्या होती? वृद्धि होती जल के ठीक है मोलर उन्नयन स्थिरांक की आपको गणना करना है। ये सवाल लगा लीजिएगा, ये भी देखिए सवाल है, इसको भी लगा लीजिएगा आप लोग। न्यूमेरिकल जो पोर्शन लगाइएगा, बाकी थ्योरी भी थोड़ा कम रेट न्यूमेरिकल, लेकिन आप सारे लगाते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने चाहे जैसे बने आप उसको निकाल लो। ठीक है। अब देख रहे हैं कि 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 140 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में कह रहा है 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल के क्वथनांक में आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजना। नेक्स्ट आपका जो है ये भी सवाल है। हाँ, क्वथनांक में स्थिरांक क्या? मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? अब इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल समझ में सभी को, एक लोगों को आएगा। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 लीटर घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है हम उसको बोलते हैं मोल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। हिमांक में अवनमन क्या होता है? हिमांक में अवनमन बिल्कुल सिंपल सा है, किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो यानी विलायक का वाष्प दाब, विलायक का हिमांक कम हो जाता है। कह रहा है कि विलायक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन स्थिरांक को मोलरता में संबंध हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से सारे फॉर्मूले पुट हो जाएंगे, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक में अवनमन है, एम क्या है? मोललता है, और के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया। मोलर अवनमन स्थिरांक है के एफ जो होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। यानी किसी विलेय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ,
अब बात करते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें बताया गया कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। हम बात करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, यानी विलयन के वे गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उस हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ाया था, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह को परिभाषित कीजिए और इस पर अंक के प्रश्न को लगाइए। नेक्स्ट, राउल्ट के नियम तथा राउल्ट के नियम की सीमाएं, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन की परिभाषित कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा दीजिए। क्वथनांक में उन्नयन और मोलरता में संबंध बताइए। मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए या परिभाषित कीजिए। हिमांक में अवनमन व मोलरता में संबंध क्या है। अणुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। ये पूरा आपका चैप्टर प्यारे प्यारे बच्चों समाप्त होता है। सो थैंक, बेस्ट ऑफ लक। आपको अब अगला लेसन नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।